प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास में एक नए वंश की, नए संस्कृति की, नई शासन पद्धति की, नए राजपूत और मुस्लिम समन्वय की एक राजनीतिक देखेंगे हम। वो बाबर के बाद में हुमायूं अकबर के समय होगी। अब अपन ने अध्ययन किया था पानीपत का युद्ध। ये बाबर का भारत के अंदर प्रत्यक्ष रूप से पहला युद्ध था। यूं तो बाबर ने भारत में बाजो और भेरा वहां आक्रमण किया था। वैसे बाजो और भेरा को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना एक क्वेश्चन है कि बाजो और भेरा को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहीं से भारत का एक नया शासन अस्तित्व में आता है। अब अपन अध्ययन करेंगे बाबर के जो बच्चे हुए युद्धों के बारे में। जैसे बाबर के युद्ध, पानीपत का अपन ने अध्ययन कर लिया है। पानीपत का युद्ध ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। अब बाबर का दूसरा युद्ध होगा, वो होगा खानवा का युद्ध। अब ये ध्यान रखिए ना, खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। संग्राम सिंह भी नाम है। अब इनके मध्य होने का कारण क्या है? कोई इनको युद्ध का क्या कारण था? तो पहला, बाबर सांगा के ऊपर विश्वासघात का इल्जाम लगाता है कि बाबर कहता है कि सांगा ने मुझे काबुल के अंदर एक दूत भेजा था और कहा कि इब्राहिम लोदी पर तुम आक्रमण करो, और जैसे ही आक्रमण करोगे तो मैं आगरा पे आक्रमण कर दूंगा। और बाबर कहता है कि इसने धोखा दिया। जब मैंने दिल्ली पर अधिकार किया तो सांगा ने किसी प्रकार का आगरा पर अधिकार नहीं किया था। ये तो विश्वासघात का एक इल्जाम लगाता है कि विश्वासघात किया था। दूसरा कारण है, यदि बाबर को भारत में स्थायित्व रहना है और स्थायी रूप से रहना है तब उसको सांगा को हराना जरूरी है, क्योंकि सांगा पहले भी इब्राहिम लोदी को हरा चुका था। वो दिल्ली का शासक था, वह शक्तिशाली था, इसलिए वो साम्राज्यवाद या दोनों की सीमा एक दूसरे से लगने लग गई थी। अब उसको हराने बिना भारत पर स्थायित्व बाबर का नहीं था। फिर बाबर की वही हालत थी जैसे उसकी समरकंद और फरगना में थी। बाबर ऐसा फिर नहीं देखना चाहता था कि फिर मेरी वही भटकता हुआ जीवन चालू हो जाए, भारत से बाहर निकाल दिया जाए और भारत पर अधिकार या दिल्ली पर अधिकार सांगा का हो जाए। तीसरा कारण, शत्रुओं को शरण या अफगानों को शरण, ये तीसरा कारण था। यह पानीपत के युद्ध के बाद में जो अफगान थे वो वापस आके सांगा के साथ में मिल गए थे। पहला अफगान महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, आलम खान लोदी, ये सारे अफगान लगभग आकर मिलने लग गए थे। किसके साथ में? सांगा के साथ में। तब शत्रु को जो शरण देगा उसको। फिर चौथा कारण बताया जाता है कि जो सांगा के क्षेत्र थे, कालपी, बयाना और धौलपुर, इन पर अधिकार कर लिया था। एक भी कहा जाता है इन दोनों के मध्य, बाबर और सांगा के मध्य एक पीलिया खार नामक नदी बहती थी। उस नदी पर भी क्या कहते हैं, उस नदी के लेकर भी विवाद होता है दोनों के मध्य, जिस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था और सांगा कहता मेरा अधिकार है। इनको लेकर भी दोनों में मध्य अधिकार लेकर विवाद होता है। तो इसके कारण है विश्वासघात, साम्राज्यवादी नीति, शत्रुओं को शरण देना, अफगानों को शरण देना, कालपी, बयाना और धौलपुर बाबर का अधिकार हो जाना, ये सांगा भी सहन नहीं कर सका। और इसमें उसके बाद में क्या होता है, अब इसके अंदर दो युद्ध होगा, ध्यान रखना। एक होगा
बयाना का युद्ध और दूसरा होगा खानवा का युद्ध। ये 2 युद्ध होगा। इसमें बयाना का युद्ध लगभग 16 फरवरी 27 को होता है। बाबर ने एक सेना भेजी मेहंदी खवाजा, किसके नेतृत्व में? मेहंदी ख्वाजा, अपने बहनों के खानजादा बेगम का पति, इसके नेतृत्व में सेना भेजी गई और इस सेना ने बयाना पर अधिकार कर लिया। जब इसने बयाना पर अधिकार किया तो सांगा की सेना या राजपूतों ने सभी मिलकर इसके ऊपर आक्रमण किया और इतने बुरी तरह हराया कि राजपूत इतने वीर और इतने जो स्वाभिमान थे, इनको देखकर इनकी मेहंदी ख्वाजा की सेना में भगदड़ मच गई। बाबर ने इनके सेवक के लिए भी भेजा था सुल्तान मिर्जा, पर फिर भी सेना हार गई और भाग के ये बाबर के पास चले गए। बाबर उस समय सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी में डेरा डाल के बैठा था। जब ये सेना यहाँ गई तो सेना ने जो समाचार सुनाया कि राजपूत तो बहुत ज्यादा मारते तो कम, घसीटते ज्यादा है, तो इसमें एक भय का माहौल पैदा हो गया बाबर की सेना में। बाबर कहाँ था? सीकरी के अंदर। भय का माहौल हो गया। उधर एक ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, ने जो से चलाने लग गया। ये भी ज्योतिष था, तो ज्योतिष की बात काबू से आया हुआ था, तो ये चलाने लग गया कि बाबर हारेगा। तो डरे हुए तो पहले ही थे, फिर इसने जब बात की तो सारे कहने लगे कि बाबूजी कह रही हैं सही बैठ, ये सही हो जाएगी। फिर बाबूजी के फिर भय का माहौल पैदा होता है। बाबर करे और डेणियों बेटो मरवाई, जीते तो जीती पर वो पहला ही बेटो मरवाई। मनोबल सेना का फिर गिरा दिया इसने। बाबर सभी सेना को इकट्ठा करता है और लंबे चौड़े भाषण देता है, मोटिव करता है सभी को। अब मोटिव करने से क्या हो? सैनिक कहते भाई मरेगा तो हम, जीतेगा तुम, और हारेंगे तो हम। और दूसरा, बाबर की सेना में बहुत निराशा फैल चुकी थी और आधे सैनिक तो 2-3 साल में घर से दूर रहते हुए, और कईयों को तो लुगाई की याद आने लगी और सेना एकदम कि नहीं लड़ना है। दूसरी ओर राजपूत इतने मारते हैं, आधे सैनिक कहने लगे अब वैसे ये लड़ेगा तो वैसे ही क्या करते हैं, सांगा के पास चलते हैं और गर्दन नीचे कर देते हैं, मारना है तो मार दे, नहीं तो घसीट के मारेगा। फिर भी बाबर ने कोशिश की। कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, और बाबर प्रयास करता है। एक बार फिर बड़े बड़े भाषण देता है। अब ये जिहाद का नारा देता है। किसका नारा देता है? जिहाद का नारा देता है। कहता है कि लड़ोगे, धर्म के लिए लड़ोगे, तो ध्यान रखिए इसने इसको धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। ये कौन सा ऐसा युद्ध था? इसने धर्म युद्ध घोषित कर दिया। उसने कहा जितने भी मुस्लिम व्यापारियों के साथ व्यापारियों से जो कर लिया जाता है तमंगा, कौन सा कर लिया जाता है? तमगा, ये कर माफ कर दिया जाएगा। जिहाद घोषित कर दिया, जो मरेगा जिसको जन्नत प्राप्त होगी। फिर कहा कि बेटे ने अब धर्म में याद आया है, कानून याद आया, इस्लाम याद आया है, और इस्लाम में तो शराब वर्जित है और खुद तो बड़ो शराबी है। जरीकन साथ ले चले कि कहीं पता कोई ठेको है कि नहीं है। और बाबर कहता है कि मैं आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा और किसी प्रकार की नशा नहीं करूंगा। जितने भी चांदी सोने के बर्तन थे उसको तोड़ा दिए और गरीबों को बांट दिए। जितने भी बर्तन थे पीने के, बड़े बड़े प्याले जो चांदी सोने के थे, उसको तोड़ के गरीबों को बांट दिया। कहा कि आज के बाद में मैं शराब नहीं पीऊंगा, और कुरान पे हाथ रखकर शपथ खाई इसने कि आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा। और उसने गाजी की उपाधि धारण की। ये भी ध्यान रखना, गाजी जीतेंगे तो हम गाजी कहलाएंगे। और उसने बहुत ही
सेना का मनोबल बढ़ाया गया। अब उधर राणा सांगा युद्ध के अंदर था। अब ध्यान रखें, राणा सांगा के साथ में खूब सारे सैनिक थे। पूरी कहते हैं पाती पर्वन एक पद्धति थी, सभी राजपूतों को न्योता दिया गया, पाती पर्वन कहते उसको, बुलाया गया सेना के अंदर। अब इसके अंदर शामिल होने वाले मारवाड़ से मालदेव राजा तो गांगदेव या गंगादेव थे, पर राजकुमार मालदेव, और बीकानेर से कल्याणमल जयसी का पुत्र राजकुमार, उसमें जयसी था शासक, और वागड़ से उदय सिंह, सिरोही से अखेराज दूधा, और रायसीना से सरहदी तमर, नागौर से खान जादा, क्या नाम था नागौर से खान जादा, और आमेर से पृथ्वी सिंह, काछवा अशोक परमार, और सादड़ी से झाला अज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, ये झाला है, ध्यान रखना दोनों, झाला अज्जा और झाला सज्जा, और रामचंद्र उत्तर प्रदेश से। इतने शासक इनके साथ में मिलकर पातीपुरम में युद्ध के अंदर आए थे, और कहते हैं कि इनके अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे, और ये सारे मिलके खानवा युद्ध के अंदर आए। खानवा का युद्ध कहते हैं कि इतना भयंकर युद्ध था जिसके अंदर राजपूत ने वीर होते भी हार गए। इसका सबसे मुख्य कारण था कि राजपूतों के पास में ज्यादातर हाथी सेना थी, और हाथियों ने कभी ये नहीं देखे थे बम फटाके। और जैसे यहाँ तोपखाने का प्रयोग हुआ, एक ध्यान रखना, राजस्थान में पहली बार तोपखाने का प्रयोग और गोला बारूद का प्रयोग खानवा युद्ध के तुलुगमा पद्धति का भी खानवा युद्ध के अंदर हुआ था। यहाँ तुलुगमा पद्धति और वही वापिस से बाबर की तोपखाने का प्रयोग, वही मुस्तफा तोपखाने का, मुस्तफा और उस्ताद अली, यही बाबर के तोपची वापिस युद्ध में आते हैं। और युद्ध 17 मार्च को 1527 को युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर सांगा हार जाता है। और सांगा युद्ध में हार जाने के बाद में कहते हैं कि हम मालदेव इस युद्ध से बाहर निकालते हैं, और जिसका मुकुट था वो झाला अज्जा ने धारण किया। ये ध्यान रखना, मुकुट किसने धारण किया? झाला अज्जा ने। और मालदेव इसको युद्ध से बाहर ले जाते हैं। जैसे युद्ध हार जाते हैं और मुकुट के अंदर बैठ के जब युद्ध लड़ रहे थे झाला अज्जा, जब उनका सिर काटा गया तो बाबर एकदम थोड़ा सा विचार करने लगा कि ये सांगा इतना आसानी से मरने वाला तो नहीं था। फिर कहते हैं कि मुकुट से सिर बाहर निकाल के देखते हैं तो वो झाला अज्जा का था, न कि सांगा था। तब कहता है कि वापिस वो तो पहले ही भाग गया था सांगा। और सांगा को बाद में बाहर ले जाया जाता है, और बाहर बसवा
इसमें युद्ध में जीतने के बाद में बाबर ऐसे धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। गाजी की उपाधि धारण करता है और राजपूतों के सिर की क्या बनाई जाती है, मीनार बनाया था, सिरों की मीनार बनवाता है। अब एक ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर बाबर ने एक चाल खेली थी। सलहदी तंवर और खानजादा ये नागौर का था, इन दोनों को बाबर ने अपनी ओर मिला दिया। और एक ध्यान रखना, इसके अंदर महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, और हसन खां मेवाती, ये हसन खां इसी युद्ध के अंदर शहीद हो गया था, ध्यान रख लेना। और आलम खां भी मैंने पहले ही बताया था, आलम खां जो बाबर को निमंत्रण दे के आया था, आलम खां ये भी इस युद्ध में साथ में था। बाबर ने चालबाजी कूटनीति से सलहदी तंवर और खानजादा को अपनी तरफ मिला लिया था। ये और यही दो व्यक्ति थे जो सांगा के साथ में विश्वासघात किया, सलहदी तंवर और खानजादा। सलहदी तंवर राय सेना का था और इस प्रकार सांगा युद्ध में हार जाता है। सांगा जैसे युद्ध हार जाता है और सांगा के साथ में मेदिनी राय भी था, ध्यान रख लेना, मेदिनी राय, ये चंदेरी गागरोन दे रखा था सांगा का किला। और अब ये मेदिनी राय और बाकी राजपूत जो बचे थे यहां से भाग के चले जाते हैं, कहां, चंदेरी में। अब बाबर सोचता है, अब एक ध्यान रखना, बाबरनामा के अंदर कहा गया है कि युद्ध अनिर्णायक था। बाबरनामा इस युद्ध को अनिर्णायक बताता है और अपनी हिंदू पुत्री कर्मावती, वो अपनी कर्मावती को हिंदू पुत्री बताता है और बाबरनामा इस युद्ध को अनिर्णायक घोषित किया जाता है। पर आपसे पूछा जाएगा ये युद्ध कौन जीता था, तो युद्ध बाबर जीता था, सीधा सीधा। पर बाबरनामा के अनुसार ये क्या है, अनिर्णायक बताता है। अब इसका ये भी है कि बाबर जब मृत्यु होने की कगार पे था तब उसमें ये हुमायूं को कहता है कि हिंदुओं के साथ में सत्य या सहिष्णुता का व्यवहार करना तभी भारत पे शासन चला सकता है। तो इसकी चालबाज हो सकती है कि वो भारत में शासन स्थायित्व करने के लिए राजपूतों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, पर वो राजपूतों को खत्म भी करना चाहता था। अब ये चंदेरी का युद्ध कब होता है, 29 जनवरी 1528 को, कि उसको पता है कि जब तक मेदिनी राय बैठा है, इसको मालवा के शासकों का निर्माता भी कहा जाता है, कि जब तक मेदिनी राय बैठा है फिर राजपूतों को इकट्ठा करेगा और दिल्ली पर आक्रमण कर लेगा। तो वही बात हो जाती फिर फरगना और समरकंद की। अभी ये वापिस इसके विरुद्ध आता है और इसी युद्ध को भी वो जिहाद का नारा देता है और इस युद्ध के अंदर मेदिनी राय हार जाता है। और एक ध्यान रखना, इस मेदिनी राय युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी भी इस युद्ध के अंदर बाबर के साथ में होगा। ये बाबर के साथ में क्यों आया, ये शेरशाह में अध्ययन अपन करेंगे जब शेरशाह का अध्ययन करें उस समय। शेरशाह भी इस युद्ध में इसके साथ में था। मेदिनी राय की दो पुत्री थी, वो बाबर के हत्थे चढ़ जाती है और बाबर उसको एक हुमायूं को दे देता है, एक दूसरे भाई को दे देता है और इस प्रकार ये चंदेरी का युद्ध भी राजपूतों के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद बाबर वापस आगरा जाता है तो देखता है कि जो अफगान इस युद्ध से महमूद लोदी और शेरशाह ये भाग के बिहार के एक राजा था बिहार खां लोहानी, इस वहां चले जाते हैं और फिर इकट्ठे होने लग जाते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। बाबर को पता है जब तक इनको नहीं हराएंगे तब तक भारत में स्थायित्व फिर नहीं होगा। और बाबर फिर सेना लेके जाता है घाघरा नदी के किनारे। कहते हैं ये भारत में पहला था जो नाव और थल और जल दोनों में लड़ा गया था, नाव के द्वारा भी लड़ा गया था। बाबर कहता है कि बाबर इस युद्ध के बाद में गंगा को भी एक बार तैर कर पार किया था।
गंगा को भी तैरकर पार किया था बाबर ने। और इस युद्ध के अंदर ये 6 मई 1529 को युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था, शेर शाह। अब इसके बाद में महमूद लोदी हार जाता है, उस युद्ध के अंदर ये अफगान हार जाता है और भाग के बंगाल चला जाता है। और बंगाल का शासक नुसरत शाह इनसे संधि कर लेता है, किसे, बाबर से। और उसके बाद में बाबर पुनः दिल्ली आता है, दिल्ली और आगरा। अभी बाबर की 26 दिसंबर 1530 को आगरा के अंदर मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि इस मृत्यु के 2 कारण थे। गुलबंद बेगम हुमायूं नामा के अनुसार कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की मां थी, उसने बाबर को क्या दे दिया, जहर दे दिया। ये कौन कहती है, गुलबंद बेगम हुमायूं नामा के अनुसार। और कुछ तथ्य ये भी कहते हैं बाबर की ज्यादा शराब कारण मृत्यु हो जाती है। और एक तथ्य ये भी बताता है कि बाबर का पुत्र हुमायूं बीमार पड़ने लग जाता है और बाबर कहता है कि एक मौलवी को बुलाता है और मौलवी कहता है कि आप इनके बदले अपनी मृत्यु मांग लो और खुदा इनको बख्श देगा। और धीरे धीरे कहते हैं कि बाबर बीमार होते गया और बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये था अपने आज अध्ययन किया बाबर के बारे में। अब इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे, ये तो बाबर का इतिहास या भारत में राजनीतिक वर्णन था। अब अपन बाबर साहित्यिक रचना के बारे में। अब अपन ने बाबर की मृत्यु 1530 में नूरे अफगान बाग आगरा के अंदर है, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसका और भी नाम है आराम बाग। अब ये ध्यान रख लेना, इसी आराम बाग को जब ये आगरा पर मराठों ने अधिकार किया था तब इसको राम बाग भी कहा जाता है। राम बाग, जब मराठों ने इस पर अधिकार कर लिया था, इसी आराम बाग को राम बाग क्या, ये भारत के अंदर प्रथम ज्यामिति आधारित बाग था। बाबर ने ही बाग लगाने शुरू कर रहे थे। और इसके बाद में बाबर के निर्माण, भारत में बाबर ने क्या क्या चीज या कौन कौन सी इमारत का निर्माण करवाया था। एक तो ध्यान रख लेना, काबुली बाग की मस्जिद, ये कहां कर रही थी, पानीपत मैदान के अंदर काबुली बाग मस्जिद। दूसरी संभल में जामा मस्जिद। और तीसरी बाबर के मंत्री था मीर बख्शी भी नाम मिलता है, इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। ये बाबर के भारत में निर्माण कार्य थे। उसके बाद में बाबरनामा के बारे में अध्ययन करते हैं। बाबरनामा ये मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग है, ये भी ध्यान रखना। इसके कितने भाग है, इसके 3 भाग है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। फिर अपन इसके अनुवादक कौन कौन थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका
तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। पहली पाइंदा खां, दूसरा जैना खां, तीसरा अब्दुल रहीम खाना, ये अकबर के काल में। और इसी ने इस जो अनुवाद किया था फारसी के अंदर, इसका नाम रखा था क्या? वक्त बाबरी। ये भी ध्यान रखना, इसने अनुवाद करके नाम लिखा वक्त बाबरी। इसी को तुजुक बाबरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। ये थे फारसी के अंदर अनुवादक। उसके बाद में इसमें अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब ध्यान रख लेना, इसी फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद, किससे? फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था इसका? जॉन लिडन, विलियम एरिस्टन और किंग। इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किससे किया? फारसी से। जो बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किया, इन्हीं फारसी से अंग्रेजी में किया था। एक ध्यान रखना, सीधी तुर्की से, ये तो फारसी से किया। अब जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है वो तुर्की, जो मूल बाबरनामा था उसका क्या था? A.S. बेवरिज, मैडम A.S. बेवरिज, इसने जो मूल बाबरनामा था तुर्की से किसमें किया है? तुर्की से अंग्रेजी के अंदर। और एक ध्यान रखना, शाहजहां के काल में भी फारसी से अनुवाद किया था अबू तलीब। ये फारसी से अनुवाद किया गया। जैना खान, पाइंदा खान, अब्दुल रहीम खाना, ये फारसी में किया गया, तुर्की से फारसी में। अबू तलीब शाहजहां के काल में। और अंग्रेजी, फारसी से अंग्रेजी में किया है जॉन लिडन ने, विलियम एरिस्टन ने, किंग ने। और सीधा तुर्की से मूल बाबरनामा से जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1905 के अंदर, मैडम A.S. बेवरिज ने, ये इसका अनुवाद था बाबरनामा। अब बाबरनामा में बाबर ने क्या क्या चीज उल्लेख की गई है ये भी ध्यान रखना। भारत में 5 प्रकार के तोते का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर भारत में बहुत ही अच्छे फल नहीं होते हैं, पर एक आम ऐसा फल है, इसके लिए बहुत ही अच्छा फल माना है। ध्यान रख लेना, जब दौलत खान ने संधि करने के लिए गया था दिलावर खां, तो अपने साथ में शहद में डाल के आम लेके गया था, ये भी ध्यान रख लेना। और इसने हाथी का उल्लेख किया है। भारत में अच्छे घोड़े नहीं होता है, पर एक घोड़े के समान नील गाय होती है, नील गाय का उल्लेख किया है। गैंडों का उल्लेख किया गया है। अब बाबरनामा में भारतीय सैनिकों को कहा गया कि लड़ना नहीं मरना जानते हैं, इसका भी बाबरनामा में उल्लेख किया गया है। और बाबर ने और क्या क्या चीज ध्यान रख लेना, बाबर ने गज बाबरी का भी आविष्कार किया था, जो सड़क मापने की मापक था, ये भी ध्यान रख लेना। बाबर ने अब्दुल्ला अहरार की पुस्तक थी रिसाला ए वालिदिया, इसका भी बाबर ने तुर्की के अंदर अनुवाद किया था। और बाबर इसी को अपना पीर मानता था, जो नक्शबंदी
सिलसिले का या सूफी सिलसिले का मानने वाला था। तो अब पूछा जाता है बाबर किस सिलसिले को मानने वाला था? बाबर नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाला था। बाबर ने एक नई शैली रिसाल ए उसल का भी बाबर ने आविष्कार किया था, जिसको खत-ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर ने एक नई पद शैली मुबैयान भी लिखी थी। मुबैयान फारसी में क्या होता है? कानून। एक बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि मुबैयान क्या है? कानून की किताब है, संगीत की किताब है, या चित्रकला है, या कोई आयुर्वेदिक है? तो ये मुबैयान कानून की पुस्तक है, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये बाबर ने दीवान भी लिखी थी, काव्य पद। क्या लिखा? दीवान भी बाबर ने लिखा है। तो बाबर की ये रचनाएं थी, इसलिए बाबर को जीवनी लेखक व राजकुमार कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है। ये भी बाबर ने तुर्की भाषा में है। ये फारसी से तुर्की में क्या, ध्यान रख लेना। जो अब्दुल्ला, ये उबैदुल्ला भी कहीं नाम मिलता है, इन्होंने किस में लिखी थी? फारसी में। और बाबर ने इसका किस में अनुवाद किया था? तुर्की के अंदर। ये भी ध्यान रख लेना। खत-ए बाबरी बाबर ने ये भी लिखी थी, जिसके रिसाले उसद ये नई एक पद शैली थी। बाबर ने मुबैयान लिखी थी, ये बाबर ने एक फारसी में लिखी। बाकी बाबर ने सब किस में लिखी है? तुर्की के अंदर लिखी। ये भी ध्यान रखना, ये भी तुर्की के अंदर लिखी है, ये भी तुर्की के अंदर लिखी है, तुर्की के अंदर लिखी है, तुर्की के अंदर, ये फारसी के अंदर लिखी है मुबैयान। बाकी बाबर ने जब तुर्की के अंदर लिखा है। बाबर ने भारत में फारसी भाषा को राज्य भाषा, अब ध्यान रखना, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? फारसी। ये भी बाबर ने बनाई थी। और सल्तनत काल की भी राज्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा फारसी थी। तो ये था बाबरनामा। इतनी चीज इसके अंदर उल्लेख की गई है। 5 प्रकार के तोतों का उल्लेख किया गया, आम का उल्लेख किया गया, हाथी का उल्लेख किया, नील गाय का, घोड़ों का, तितर का भी बाबर ने उल्लेख किया गया है। ये फिर बाबर अनुवादक थे किसके? बाबरनामा की। तुर्की भाषा में 3 भाग है, और फारसी में अनुवाद किया था पाइंदा खान, जैना खान, अब्दुल रहीम खान खाना, अबू तलीब। ये सब कहता है हिंदुस्तान के अंदर 3 चीजें अभिशाप है, एक लू, एक गर्मी, और तीसरी लू, गर्मी और आंधी या धूप। ये 3 चीज भारत के अंदर है। क्या थी? अभिशाप बताता है बाबर कि लू, गर्मी और धूप।